हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी देखा था, क्या होता है, उसकी टाइप्स, और एक टाइप उसकी डिस्कस भी की थी जो थी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। आज हम उसकी दूसरी टाइप पे जाते हैं जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ए कंसेप्ट इज एन आइडिया और नोशन ऑफ व्हाट समथिंग इज और हाउ समथिंग वर्क्स। मतलब क्या है कि ये जो कंसेप्ट होता है वो हमें आइडिया होता है या हम थॉट होता है हमारा किसी चीज़ के बारे में कि वो क्या है या वो चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, जैसे हम जनरली पूछते हैं किसी से, कोई टॉपिक हम नया पढ़ते हैं और पूछते हैं तुझे इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है कि उसके पीछे का सारे चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पता चल गई, मतलब उसका लॉजिक पता चल गया, वो चीज़ क्या है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है कि हमें पता चले ग्रेविटी फिलहाल है क्या और ग्रेविटी काम कैसे करती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंसेप्ट। इट डिनोट्स लॉजिकल कंसिडरेशन। कंसेप्ट हमें बताता है किसी चीज के पीछे क्या लॉजिक है। ए नोशन दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड, एक ख्याल, एक मान्यता जिसको एक्सेप्ट किया जाता है वाइडली, जिसको बहुत से लोग मानते हैं। दीज आर फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। इन्हीं कंसेप्ट्स पे, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे अकाउंटेंसी बेस्ड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट भी प्रिंसिपल का ही हिस्सा है ना, एक पार्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही है। तो प्रिंसिपल्स पे ही सारी हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है हमारा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आपको बोला जाएगा कि 2 ट्रांजैक्शन हुई है, उनको रिकॉर्ड कीजिए। एक ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस है आपका, जिसमें आप अकाउंटेंट है, उसके मालिक ने अपने लिए गाड़ी खरीदी, पर्सनल घर के लिए गाड़ी खरीदी, और आपने बिजनेस के लिए भी एक गाड़ी खरीदी जो बिजनेस का सामान, बिजनेस की गुड्स डिलीवर करने का काम करेगी। तो बिजनेस के अकाउंट्स में आप कौन सी एंट्री करोगे? क्या दोनों एंट्रीज करोगे? मतलब जो मालिक ने गाड़ी ली वो भी एंटर करोगे और जो आपने बिजनेस के लिए गाड़ी ली वो भी एंटर करोगे? हम ऑब्वियसली सिर्फ वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो एंट्री करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो वाली गाड़ी की एंट्री करेंगे जो हमने बिजनेस के लिए खरीदी है, ना कि ऑनर की गाड़ी की एंट्री। तो यही हमें बताता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि ये जो बिजनेस है आपका वो एक अलग एंटिटी क्या होता है? कोई एक चीज जिसकी खुद की एग्जिस्टेंस हो, जिसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। तो ये कंसेप्ट हमें यही बताता है कि इट इंप्लाइज दैट ए बिजनेस एंड इट ओनर्स आर ट्रीटेड एज 2 सेपरेट एंटिटीज। जब हम अकाउंटेंसी करते हैं वहां पे बिजनेस और उसका ऑनर हम 2 अलग चीजें मानते हैं, वरना सारी इंटरमिंगलिंग हो जाएगी। अगर ऑनर जो है वो घर के लिए कुछ खरीदेगा या उसके घर में कुछ नुकसान हो जाएगा, उसको आपको बिजनेस का नुकसान मानना पड़ेगा, या आपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी वो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना होता। ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो वो बिजनेस का नुकसान है, वो बिजनेस की बुक्स में आएगा, या अगर बिजनेस के लिए आपने कोई एसेट खरीदा तो वो बिजनेस में आएगा। जो इंसान है, जो ऑनर है, वो है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जिसमें जान हो, जिसको कुदरत ने बनाया है, नेचुरल पर्सन। और जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसको भी पर्सन, कानून की नजर में बिजनेस को भी पर्सन माना जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल। ऑब्वियस सी बात है, वो तो कुदरत ने नहीं बनाया, तो वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए बिजनेस वी टेक इनटू अकाउंट ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस। वही कि हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस के एंटर करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि ऑनर से रिलेटेड। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग anyone else including owners are not relevant and therefore not included in books of accounts। वो ट्रांजैक्शन जो किसी और को अफेक्ट करती हैं, वो ऑनर ही क्यों ना हो, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं करते हैं। ओके, इन लॉ दिस कंसेप्ट अप्लाइज ओनली टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बट इन अकाउंटिंग इट इज अप्लाइड टू सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप एज वेल। लॉ के हिसाब से, कानूनी तौर पे सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा मोटर्स है, सिर्फ इन पे होता है अप्लाई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी करते हैं, वो सोल प्रोप्राइटर में करें या पार्टनरशिप में करें, वहां पे क्या है, वहां पे हमें उनकी अकाउंटेंसी में ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है। हालांकि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है और उसका मालिक है वो एक ही माना जाएगा कानून की नजर में, और जो पार्टनर्स हैं और उनका बिजनेस है वो एक ही माने जाएंगे कानून की नजर में। लेकिन अकाउंटेंसी के टाइम वहां पे भी हमें ये डिफरेंस करना पड़ता है।
ठीक है, इंप्लीकेशन, अब इसके असर क्या पड़ते हैं, इससे अफेक्ट क्या पड़ता है बिजनेस में। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है उसमें एक साइड लायबिलिटी होती है, दूसरी साइड एसेट्स होते हैं। मैं बहुत बार समझा चुका हूं पिछली वीडियोस में कि फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज आती हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा उस वीडियो के लिए, ठीक है। तो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस ने किसी का पैसा देना होता है। तो जब बिजनेस और ऑनर को हमने अलग अलग माना, तो जो बिजनेस में पैसा लगाया ऑनर ने, वो पैसा किसका है, वो ऑनर का पैसा है ना, वो बिजनेस का पैसा तो नहीं है। तो बिजनेस को इसको एक तरीके से उधार माना जाता है कि ऑनर ने बिजनेस को पैसा उधार दिया है, तो अब बिजनेस ने ये पैसा चुकाना है कि नहीं, तो इसको तभी लायबिलिटी दिखाते हैं हम, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। अगर ऑनर और बिजनेस अलग चीजें हम नहीं मानते तो फिर तो बिजनेस का पैसा ऑनर का पैसा, ऑनर का पैसा बिजनेस का पैसा हो जाता। लेकिन बिजनेस और ऑनर को जब हमने अलग अलग माना तो ऑनर का पैसा जब बिजनेस में लग गया तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, वो पैसा उतारना है, वो पैसा एट द एंड ऑफ द बिजनेस, मतलब एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस बंद होता है तब उतारते हैं, लेकिन है तो लायबिलिटी फिर भी। दूसरा है द विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय ऑनर्स, goods taken for personal use by owners and any personal expense paid by owner out of business funds is treated as drawings। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग से हमारी जो कैपिटल होती है बिजनेस में वो कम हो जाती है। जो बिजनेस है उसमें जो ऑनर ने पैसा लगाया है, वो पैसा जब ऑनर निकाल के ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। ये इसी का बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से होता है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये नाम से ही पता चलता है कि मनी मेजरमेंट क्या होगा, कि मनी में चीजों को मेजर करना है, पैसे की शक्ल में चीजों को मेजर करना है। इट इंप्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस जो पैसे में हम मेजर कर सकते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी। ऑल दोज इवेंट्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स हाउसोएवर इंपॉर्टेंट दे आर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शंस जो पैसे में तोली नहीं जा सकती हैं, वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो लेकिन उनको हम अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी ऑफ स्टाफ, ऑनेस्टी ऑफ स्टाफ कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। यहां डेथ ऑफ ए की पर्सन, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर वो मर गया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बिजनेस के लिए, ठीक है, लेकिन उसको भी हम पैसे में नहीं तोल सकते हैं। क्वाइट रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस विद अदर बिजनेसेस, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ अच्छा रिलेशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम पैसे में नहीं नाप सकते। प्रॉब्लम विद दिस कंसेप्ट इज दैट मनी इज नॉट ए स्टेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऑब्वियसली ये जो पैसा है वो स्टेबल नहीं होता। पिछले साल अगर आप 10 रुपए की जो चीज खरीद सकते थे वो आज 20 रुपए की मिल रही है। तो ये पैसे जो कंसेप्ट है, हम तो नापते हैं पैसे से चीजों को, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि एक की वैल्यू पैसे की नहीं रहती है। एज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, पैसा या तो इन्फ्लेट हो जाएगी प्राइस, या तो डिफ्लेट हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, या कभी कभी डिफ्लेशन भी होती है। जब चीजें सस्ती होती है, जब इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं होते, चीजें बहुत सस्ती हो जाती है, सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, मनी की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, विच मेक्स अकाउंटिंग डाटा बिट लेस यूजफुल। तो इससे अकाउंटिंग जो डेटा है वो थोड़ा कम यूजफुल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज कंसिडर्ड परपेचुअल। जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो बिजनेस है वो हम इस इंटेंशन से खोलते हैं कि वो चलता रहेगा। परपेचुअल का मतलब जिसका कोई एंड ना हो, चलता रहेगा। बट इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय इट, द लाइफ ऑफ बिजनेस हैज टू बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अब हम ये नहीं ना कर सकते हैं कि बिजनेस को हमें पता ही नहीं है बिजनेस कब बंद होने वाला है, क्योंकि हमने इस उम्मीद से बिजनेस खोला है कि ये चलता रहेगा। तो जब बंद होगा बिजनेस तब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, तब हम देखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ऐसा नहीं ना हो सकता। आपको हर एक इंटरवल पे जो आपने फिक्स किया होगा इंटरवल, 1 महीना 1 साल, उसके एंड पे आपको देखना पड़ता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका लॉस कितना हुआ, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो जरूरी देखना है ना। वरना आपको कैसे पता चलेगा आपका बिजनेस कहां जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। तो ये जो आपने पीरियड सेलेक्ट किया है, जैसे 1 महीना, अगर आप 1 महीने के बाद प्रॉफिट देखते हो, या 6 महीने या 1 साल, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली इट इज फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और नॉर्मली और हर जगह आज यही चलता है, क्या, फाइनेंशियल ईयर। 1 साल के बाद हर बिजनेस अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखता है और फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो कैलेंडर ईयर है वो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट और 31 दिसंबर खत्म हो जाता है। लेकिन
फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 1 साल, और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1 साल, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एक्योर्ड इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, और जो उस पीरियड में खर्चे हुए हैं उस पीरियड के लिए, और जो इनकम्स उस पीरियड के लिए हुई होती है, उनको हम कंसीडर करते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। आगे जो मैचिंग प्रिंसिपल आएगा उसमें हम देखेंगे ये। ठीक है, इंप्लीकेशन, अब इससे असर क्या पड़ता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज शोन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये जो अकाउंटिंग पीरियड हमने सेलेक्ट किया है 1 साल जो नॉर्मली है, उसके एंड पे हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें क्या आता है, पहला इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा निकलेगा, और बैलेंस शीट से निकलेगा हमारा फाइनेंशियल पोजीशन कि आपकी माली हालात क्या है। एक्सपेंडिचर्स आर कैटेगराइज्ड एज रेवेन्यू एंड कैपिटल, और इसी की वजह से, अकाउंटिंग पीरियड की वजह से ही जो हमने एक्सपेंडिचर किए होते हैं उनको हम रेवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड करते हैं। मतलब जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और जिनका फायदा हमें 1 साल के अंदर अंदर, जो ये अकाउंटिंग पीरियड है इस साल के अंदर अंदर इनका फायदा हमें मिल जाएगा, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा तक हमें फायदा देंगे। तो इसी अकाउंटिंग पीरियड की वजह से 1 साल बन गया ना, तो 1 साल में हमने इनको तभी डिवाइड किया। 1 साल के अंदर जो हमें फायदा देंगे वो खर्चे, जो हमें फायदा देंगे 1 साल के अंदर अंदर, उनको बोलेंगे हम रेवेन्यू। ये भी मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंटेंसी में समझा चुका हूं, जिसका आपको लिंक आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, वहां पे सारा क्लियर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा चौथा कंसेप्ट, वो है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मतलब एन एसेट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट विच इट वाज एक्वायर्ड, कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो हम एसेट खरीदते हैं उसको आप किस वैल्यू पे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, क्या उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, या उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू जिस पे आपने खरीदा था। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिस्टोरिकल वैल्यू, एक्विजिशन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, जो अपने एक्चुअल प्राइस किसी एसेट को खरीदने के लिए पे की है, उस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दिस कॉस्ट सर्व्स एज बेसिस फॉर अकाउंटिंग ऑफ दिस एसेट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड। और आगे जो भी इस एसेट के साथ आप अकाउंटेंसी में ऊपर नीचे होगा वो इसी बेस पे होगा, इसी कॉस्ट के बेस पे। जैसे आपने कोई एसेट खरीदा आज 10 लाख का, और 1 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू 20 लाख हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है ना, लेकिन आप उसी 10 लाख पे उसको रिकॉर्ड करोगे जो आपने पहले स्टार्टिंग जिस पे खरीदा था आपने, उस पे ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगेगी। जो वैल्यू होती है एसेट की वो कम होती रहती है हर साल, लेकिन वो मार्केट वैल्यू से लिंक नहीं है उसका कोई, वो इससे लिंक है कि आप जो एसेट यूज कर रहे हो उसमें वेयर एंड टियर आता है, उसमें खराबियां आती हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दिस कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल वैल्यू ऑफ एसेट। वही मैं बोल रहा हूं, जो रियल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जिसपे आप, अगर आप इस वक्त एसेट बेचोगे तो कितना बेचोगे, वो होती है मार्केट वैल्यू, वो रियल वैल्यू ऑफ एसेट है। ठीक है, द एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट इन कोर्स ऑफ टाइम, दे बिकम रिड्यूस्ड इन वैल्यू ऑन द अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो मैंने पहले बोला कि जो एसेट है आपके, उनकी वैल्यू कम होती रहती है हर साल। ठीक है, द वैल्यू एसरटेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम कॉस्ट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। जो आपने कॉस्ट से जब डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, जो वैल्यू बची उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जैसे आपने 10 लाख का कोई एसेट खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर आपने एस्टिमेट लगाया, उसमें डेप्रिसिएशन आई 1 लाख की, मतलब जो 10 लाख का एसेट था जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, वो अब 9 लाख का ही रह गया, क्योंकि 1 लाख उसमें वैल्यू की कमी आई। किस वजह से? वेयर एंड टियर की वजह से, जो आपने यूज किया। आप 1 साल मोबाइल खरीदते हो, दूसरे साल उसकी वैल्यू सेम थोड़ी रहती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो ऐसे ही मशीनरी में भी होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 1 लाख, जो आपने कॉस्ट से निकाल दी, जब जो 10 लाख आपने पे की थी, बचा 9 लाख, तो 9 लाख को हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। ओके, उसके बाद डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? इट इंप्लाइज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइडेड इफेक्ट ऑफ सेम अमाउंट। हर एक जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, उसके 2 खातों में, 2 अकाउंट में इफेक्ट होता है, 2 अकाउंट पे असर पड़ता है और सेम अमाउंट का असर पड़ता है। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। द ट्रांजैक्शन परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10,000 affects machinery account on one hand and cash account on other hand, both accounts by same amount of 10,000। आपने अगर ट्रांजैक्शन की परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000, आपने मशीनरी खरीदी 10,000 की, तो ये एक ट्रांजैक्शन थी ना, लेकिन इसने 2 अकाउंट्स को अफेक्ट किया। किस किस को? मशीनरी के अकाउंट्स को। आपकी मशीनरी बढ़ गई वैल्यू। अगर आपके पास ये जो 10,000 की मशीनरी खरीदी आपने, इससे पहले आपके पास 1 लाख की मशीनरी पड़ी हुई थी, तो अब मशीनरी अकाउंट में बढ़ोतरी हुई ना, अब 1,10,000 की मशीनरी हुई आपके पास, तो मशीनरी अकाउंट पे असर पड़ा,
मशीनरी अकाउंट में आप एंटर करोगे ना, ये डेबिट साइड है ना। और दूसरा है कैश, आपने इस मशीनरी खरीदने को कैश दिया ना, तो कैश अकाउंट में भी कमी आई 10,000 की, तो 2 अकाउंट को असर किया इसने, और 2 अकाउंट को सेम अमाउंट से असर किया। मशीनरी अगर बढ़ी 10,000 की तो कैश जो अकाउंट है वो उसमें कमी आई 10,000 की। तो यही बोलते हैं हमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहां दूसरी एग्जांपल है इसकी, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 2 लाख। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया उधार पे मोहन से 2 लाख का, तो यह भी 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। कैसे? एक तो फर्नीचर वो बढ़ गया हमारे पास, 2 लाख का आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और आपकी लायबिलिटी बन गई मोहन, वो भी अकाउंट बनाओगे ना मोहन का, लायबिलिटी अकाउंट है ना, क्योंकि उसको आपने 2 लाख देना है तो वो भी एंटर करना है कहीं ना कहीं, वरना आपको याद कैसे रहेगा, है ना, उसका हिसाब कैसे रहेगा। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, फर्नीचर का अकाउंट और मोहन का अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट एसेट अकाउंट था और मोहन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट था। जरूरी नहीं है लेकिन हमेशा एसेट और लायबिलिटीज को ही हो, कभी कभी एसेट और कैपिटल को भी होता है, कभी कभी सिर्फ 2 एसेट ही होते हैं। जैसे पहली ट्रांजैक्शन में फर्नीचर, ये पहली ट्रांजैक्शन में जैसे मशीनरी वो भी एसेट था, कैश वो भी एसेट था, है ना। दूसरी ट्रांजैक्शन है लेकिन उसमें एक एसेट है फर्नीचर, दूसरा लायबिलिटी है मोहन। दिस कंसेप्ट हैज गिवन राइज टू अकाउंटिंग इक्वेशन विच स्टेट्स दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी। देखो इस कंसेप्ट से एक चीज अराइज होती है, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट क्या है? आपकी प्रॉपर्टी। कैपिटल क्या है? जो आपने पैसा लगाया। और लायबिलिटीज क्या है? जो आपने उधार पे चीजें खरीदी या पैसा उधार पे खरीदा। तो ये जो आपके एसेट्स हैं ये हमेशा बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख बिजनेस में पैसा लगाया और 2 लाख आपने उधार ला के लगाया, मतलब 2 लाख आपने अपना, जो ऑनर खुद लगाता है पैसा उसको बोलते हैं ना कैपिटल, वो अपना लगाया, और 2 लाख आपने उधार लाया। तो आपके पास कैश कितना आया बिजनेस में? 4 लाख। तो कैश एसेट है ना, ये तो सिंपल एग्जांपल है कि कैश एसेट है, तो 4 लाख का एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, 2 लाख प्लस लायबिलिटी 2 लाख हो गया 4 लाख। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां अगर आपने इस 4 लाख का सामान खरीदा, एसेट्स खरीदे, आपने मशीनरी खरीदी 2 लाख की और 2 लाख का अपना फर्नीचर खरीदा, तो एसेट कितने आ गए? मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 2 लाख, हो गया 4 लाख। और कैपिटल कितनी थी जो आपने पैसा लगाया था खुद का? 2 लाख। और लायबिलिटी कितनी थी जो आपने उधार लाया था पैसा? 2 लाख, तब भी हो गया 4 लाख। तो हमेशा आपकी एसेट्स जो होंगे वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी होंगे, ठीक है। और हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो इन्हीं 3 अकाउंट्स में किसी ना किसी को अफेक्ट करेगी। जैसे पहली ट्रांजैक्शन है उसमें दोनों एसेट अकाउंट थे, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें एक एसेट अकाउंट था, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट था। अगर ऐसा होता है कि आपने इंट्रोड्यूस की नई कैपिटल अपने बिजनेस में, ठीक है, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, उसमें भी 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। क्या? एक तो कैपिटल आएगा, ऑब्वियसली आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में और कैपिटल लगाई। पहले आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस 10 करोड़ का स्टार्ट किया था, तो आपको लगा मुझे और पैसा लाना चाहिए बिजनेस में, तो आपने 1 लाख और लगा लिया, तो 10 करोड़ 1 लाख हो गया। तो कैपिटल आपकी इफेक्ट हुई ना, कैपिटल इंक्रीज हो गई। लेकिन ये 1 लाख जो आपने लाया कैश की फॉर्म में लाया, तो एसेट भी हो गया, कैश एसेट है, तो दोनों है ना, एसेट और कैपिटल भी, ठीक है। समझ आ गया? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसी को बोलते हैं। उसके बाद है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू होता है इनकम हमारी, जो आपने सेल ऑफ गुड्स की उससे पैसा आया उसको बोलते हैं रेवेन्यू, या बाकी चीजों से भी जो आपके बिजनेस में पैसा आता है रेवेन्यू नेचर का है, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू, ठीक है। इट स्टेज दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड और अर्नड एंड नॉट व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश। जैसे हमने एक्रूवल कंसेप्ट में पढ़ा है कि रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज कब करोगे? आप इनकम को रिकॉग्नाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कब करोगे? ये नहीं कि जब आपने कैश पकड़ा तब, ये तब जब आपने एक्रू हुआ, जब अगले बंदे पे आपका पैसा चढ़ गया। जैसे आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, ठीक है, तो उस पे आपका पैसा चढ़ गया, आप उसको इनकम मान लोगे, ठीक है। क्रेडिट सेल लिख के आप उसको इनकम मान लोगे, रेवेन्यू मानोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक परेशानी है कि किस स्टेज पे हमें रेवेन्यू को इनकम मानना है। जैसे बट एट व्हाट स्टेज कैन वी थिंक दैट रेवेन्यू हैज बीन एक्रूड? पहली स्टेज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑर्डर, क्या जब आप रिसीव करोगे ऑर्डर तब मानोगे कि आपने इनकम हो गई आपकी, या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जब आपने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर मतलब उसको इंप्लीमेंट किया तब, या एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ कैश, यहां तो आप जब कैश रिसीव करोगे तब। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि कैश रिसीव करने के टाइम हमें नहीं, अगर उसी टाइम कैश रिसीव हो तो अलग बात है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? उधार की बात।
अगर आपने कैश पे सामान बेचा, उसी वक्त कैश पकड़ लिया, वो ऑब्वियसली आप उसी टाइम मानोगे ना। लेकिन उधार की टाइम की बात है, क्या आप जब आपने अपने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया उस टाइम मानोगे कि आपकी इनकम हो गई, या आपने उसको चीजें ट्रांसफर कर दी उस टाइम मानोगे? इसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। इन दिस केस अकाउंटेंसी फॉलोज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एक एक्ट है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स, उसको फॉलो करती है अकाउंटेंसी, जिसमें लिखा है कि जब ट्रांसफर हो जाती है गुड्स, उसको मानते हैं हम, उस टाइम मानते हैं हम कि हमारी सेल हो गई और इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रांसफर होने का मतलब है कि जो ऑनरशिप है गुड्स की, जो पहले आपके पास थी, वो बायर के पास चली गई। समझ आ गया? जब आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, क्लियर है? उस टाइम हमने रेवेन्यू को मानना है कि आपने रेवेन्यू कमाया। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। सिंस ए गोइंग कंसर्न हैज टू रिपोर्ट इट्स प्रॉफिट at the end of the every accounting period and profit and loss is the function of expense and incomes, it is necessary that all the expenses and incomes of a particular accounting period are brought together and matched together in that very accounting period. ये कंसेप्ट जो है वो अकाउंटिंग पीरियड से ही रिलेटेड है, जो हमने पीछे वीडियो में देखा। ये क्या बोलता है कि जो गोइंग कंसर्न है, जो हमने एजम्पशन देखी थी पहली वीडियो में, इस वीडियो के पहले पार्ट में, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, कि गोइंग कंसर्न जो होता है, जो बिजनेस होता है, वो पहले भी बता चुका हूं मैं कि हम इस इंटेंशन खोलते हैं कि वो चलता रहेगा। लेकिन दूसरी इससे बात ये आती है कि हमें उस जो लाइफ है बिजनेस की, उसको डिवाइड करना पड़ता है साल में। जैसे अकाउंटिंग पीरियड में हमने देखा, हर साल के एंड पे हम क्या देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना? तो लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो कहां से आता है? वो निकालते हैं हम जब हम रेवेन्यू से, जब हम इनकम से एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर इनकम ज्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई तो लॉस है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि एक साल में जो खर्चा हुआ है और एक साल की जो इनकम है वो हम मैच करें। यह ना हो कि इस साल की इनकम अगले साल हम इनकम माने, या इस साल का खर्चा अगले साल हम खर्चा माने, या अगले साल का खर्चा इस साल हम खर्चा माने। ऐसे नहीं चलेगा, सही प्रॉफिट ऐसे नहीं निकलेगा। जो इस साल का खर्चा है वो इसी साल खर्चा मानना है, जो इस साल की इनकम हो इसी साल इनकम माननी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगले साल का कोई पैसा एडवांस दिया, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदना है अगले साल के लिए, और आपने उस बंदे को इसी साल पैसा दे दिया अगले साल के रॉ मटेरियल के लिए, उसको बोला आप ये हमें अगले साल डिलीवर कर देना। तो खर्चा तो आपने इस टाइम किया, लेकिन ये खर्चा किस साल का है? अगले साल का। तो आप इस खर्चे को एक्सपेंस इस साल नहीं मानोगे, इस साल को आप एक्सपेंस अगले साल ही मानोगे। इस साल को आप, इस साल में आप इस खर्चे को एसेट मानोगे। एसेट क्या होता है? जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो। तो इस एक्सपेंस से आपको फ्यूचर में फायदा हो रहा है ना, इस साल में तो नहीं फायदा हो रहा है। इस खर्चे का जो रॉ मटेरियल है वो अगले साल मिलेगा आपको, तो इसको आप खर्चा अगले साल मानोगे। इस साल आपको ये एसेट मानना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आप एडवांस पे करते हो वो आपका एसेट होता है। समझ आ गया? रियलाइजेशन एंड एक्रूवल कंसेप्ट्स आर डिराइव्ड ड्यू टू दिस वेरी रीजन। और इसी वजह से कि जो ये मैचिंग हो सही से, इसी वजह से एक्रूवल कंसेप्ट भी हमने निकाला है और रियलाइजेशन कंसेप्ट भी इधर से निकला है, ठीक है? ये क्लियर है? उसके बाद आया स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। Accountancy assumes that the purchasing power of monetary unit, for example rupee, remains constant. कि अकाउंटेंसी हम ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो पैसे की वैल्यू है, पैसे की परचेजिंग पावर है, वो कांस्टेंट रहेगी। पिछले साल आप एक बिस्किट 10 रुपए का खरीदते थे, आप अगले साल भी उसको 10 रुपए का ही खरीदोगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अकाउंटेंसी में हम इन्फ्लेशन, महंगाई का इफेक्ट, या डिफ्लेशन, जब चीजें सस्ती होती हैं, उसका इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। इट इज अनरियलिस्टिक बट नेसेसरी एजम्पशन। ये अनरियलिस्टिक है, ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक एजम्पशन है ना। स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, जो आपका पैसा है उसकी वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, ये अनरियलिस्टिक है। ये एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, ये रियल है ही नहीं, लेकिन हमें मानना पड़ता है। क्यों? अगर हम ये मान के नहीं चलेंगे तो हमारी अकाउंटेंसी मुश्किल हो जाएगी। आपको हर टाइम पे जब भी मार्केट में एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये एज्यूम करना पड़ता है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है। देयर आर मेथड्स विच वुड इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक करंट परचेजिंग पावर मेथड, जिसको हम सीसीपी बोलते हैं, या करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसको हम सीसीए बोलते हैं। बट दीज आर स्टिल इन रिवोल्यूशनरी स्टेज। मेथड्स बन रहे हैं कि ये जो चेंज होती रहती है पैसे की वैल्यू, उसको हम किसी तरह इनकॉर्पोरेट करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन ये अभी एवोल्यूशनरी स्टेज में है, मतलब ये अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है। जब ये डेवलप होंगे तब इनको हम इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इस वीडियो का एक और पार्ट आने वाला है जिसमें हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।